यस, जय हिंद दोस्तों। वेक्टर में हम कल थोड़ी ही देर तक इसे डील कर पाए। हमें पढ़ना था कंप्लीटली मल्टीप्लिकेशन, तो आज इसे हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हम डॉट प्रोडक्ट सीख रहे हैं। एक जस्ट ओवरव्यू इस स्लाइड से ले लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन आर ऑफ टू टाइप्स। दो वेक्टर को, दो से ज़्यादा वेक्टर को मल्टीप्लाई करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिजिक्स के अंदर, इसलिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर लिखा है। एक होता है डॉट प्रोडक्ट, दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। सबसे पहले हम जानते हैं हाउ टू सॉल्व द डॉट प्रोडक्ट। कल हमने कुछ एग्जांपल लिया था, ये वाला रूल लिया था हमने, आई डॉट आई वन जे डॉट जे वन के डॉट के वन, आई डॉट जे ज़ीरो जे डॉट आई जे डॉट के ज़ीरो होता है। ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं इस एग्जाम्पल से हमने देखा था। कुछ और एग्जाम्पल हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं। पहला एग्जाम्पल हमने लिया, फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ गिवन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स गिवन है यहाँ पे ए एंड बी, इनका डॉट प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करना है, मतलब ये ए डॉट बी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिखते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये ऊपर ऐसा एरो दिया है, मतलब हम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ए कितना दिया है 3i कैप प्लस 4j कैप। जो बच्चे अभी भी कंफ्यूज है कि सर ये आई कैप और ये जे कैप और बीच में प्लस है, ये होता क्या है, मतलब इसका मीनिंग क्या है, इसको रिप्रेजेंट ग्राफिकली कैसे करते, विजुअलाइज कैसे करते, तो वो प्लीज़ कृपया पहले 2 लेक्चर वेक्टर के देख लीजिए। पूरा का पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि ये रिप्रेजेंटेशन ऐसे क्यों लिखते हैं, ये कैप क्या होती है, आई कैप जे कैप क्या होता है। ठीक है, फाइन। सो बीच में हमने डॉट लगाया, आगे क्या लिखा था 6i कैप प्लस 10j कैप, वो लिख दिया। हमें एक शॉर्टकट पता है कि जब डॉट प्रोडक्ट या स्केलर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना हो, i के साथ i को मल्टीप्लाई करेंगे, j के साथ j को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने i का कोएफिशिएंट देखा 3 है, यहाँ पे i का कोएफिशिएंट देखा मैंने 6 है, तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा कर दूंगा 3 इंटू 6। बीच में साइन प्लस है तो मैंने साइन प्लस दिया। वेरी गुड। j के साथ j को मल्टीप्लाई करेंगे तो j का कोएफिशिएंट 4 है, यहाँ पे j का कोएफिशिएंट क्या है 10 है, तो भैया आ गया ऑल इज वेल 4 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 3 18 प्लस ये हो जाएगा 40, तो मेरा आंसर हो जाएगा 48। तुम यहाँ पे देखते हैं कि जब मैंने आंसर निकाला, आंसर में ना आई कैप आया, ना जे कैप आया, ना के कैप आया। इसका मतलब है कि जो आंसर हमारा आता है वो सिर्फ नंबर आता है जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो। ठीक है, तो जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे बच्चों तो आंसर सिर्फ नंबर में आएगा। आगे चल के हम देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट में आंसर आई जे के फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो सभी जानकारी इकट्ठा अभी बता दूंगा तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो इस स्लाइड में हमने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पे आई कैप जे कैप को मल्टीप्लाई करते हैं। यस, एनीबडी इज आस्किंग, किसी को कुछ पूछना है बेटा? कौन पूछ रहा था? बिल्कुल पूछो, हमें खुशी होगी तुम जितना मुझे पूछोगे। क्या हो रहा है? सर आंसर 58 आएगा ना? 58, यस। सो यहाँ पे 58, वेरी गुड, गुड। सो 18 प्लस 40 58, राइट। सो अटेंटिव है बच्चे, गुड। और एक एग्जांपल करते हैं, फिर इसको अलग तरीके से भी देखा जाता है। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि हम थोड़ा सा हैबिचुअल हो जाए डॉट प्रोडक्ट से। मैंने लिया एक सी वेक्टर है आई कैप माइनस 10 जे कैप, और एक डी वेक्टर मैंने लिया -3i कैप प्लस 4j कैप। इसको कहा कि डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर फाइंड आउट करो कितना आता है। सॉल्व करके देखो बेटा इसे। ये कौस्तुभ कहाँ से आ गया भैया? तेरी कहाँ क्लास है भैया? तू क्लास 12th में गया कौस्तुभ, तू यहाँ क्या कर रहा है? जा, मॉर्निंग में है तेरी बैच, इधर नहीं है तू। ऐसा होता है जब रेगुलर क्लास अटेंड नहीं करते, कभी भी आते हैं फिर क्लास में बच्चे। -43। -243, -40। -43। -43, ओके। चलो, और कोई बता सकता है? ए डॉट बी नहीं, सी डॉट डी करना चाहिए, शुड बी सी डॉट डी, सी डॉट डी। तो लिखते हैं, पहले वाइट कलर लेते हैं।
सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर। तो सी वेक्टर कितना है, आई कैप माइनस 10 जे कैप, डॉट डी वेक्टर कितना है, -3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। अभी आई के साथ आई को मल्टीप्लाई करना है। आई का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है बेटा, 1 है, यहाँ पे क्या है, -3 है। तो कोई मुझे बता सकता है कि ये सबसे डिफिकल्ट वाला 1 इंटू -3 क्या होता है? -3 ऑब्वियसली -3। ठीक, फिर जे वाला कोएफिशिएंट जे वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है। क्या है यहाँ पे, -10 और यहाँ पे +4 है। सो -10 इंटू +4 कितना आएगा ये, -40 सो दिस इज -40। आंसर में कितना आएगा ये, -43 -43। ये हमारा आंसर है। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ वी डू द डॉट प्रोडक्ट। अभी इसको थोड़ा फिजिक्स के एग्जांपल से फील लेते हैं। ठीक है, हम फिजिक्स का एग्जांपल लेते हैं, हम थोड़ा सा फील लेते हैं उसको। ठीक है, ऑलराइट, चलो एक एग्जांपल है फिजिक्स के अंदर कैसे एग्जांपल आएंगे डॉट प्रोडक्ट के। ठीक है, अलग तरीके से हम इसे देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखा है एग्जांपल, अ बॉडी एक्टेड अपॉन by a force of 50 Newton is displaced through a distance 10 meter in a direction making an angle 60 degree with the force। ठीक है, और पूछा है द वर्क डन बाय द फोर्स बी। 4 ऑप्शन दिए हैं। इस क्वेश्चन से हम कुछ डॉट प्रोडक्ट का अलग रूप देखेंगे। यहाँ पे कहीं पूरे क्वेश्चन में हमें ना आई कैप दिख रहा है ना जे कैप दिख रहा है, प्योर सिर्फ नंबर दिख रहे हैं, और ये 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन सी बरो। ठीक, तो क्वेश्चन रीड करो बच्चों, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। रफ में खुद से सॉल्व करके देखो। सॉल्व करके देखो जब मैं ये कहता हूँ, मतलब तुम्हें विजुअलाइज करना है सबसे पहले क्वेश्चन को। ट्राई टू विजुअलाइज द क्वेश्चन। सी बन पाता है कि खुद से विजुअलाइजेशन? इग्नोर सम बैकग्राउंड नॉइज। ठीक है, थोड़ा पीछे काम चल रहा है तो थोड़ा नॉइज क्रिएट हो सकता है। चलो साथ में रीड करते हैं क्वेश्चन को। अ बॉडी एक्टेड अपॉन बाय फोर्स of 50 Newton is displaced through a distance of 10 meter in a direction making an angle 60 degree with the force, the work done by the force। ये एक्चुअल हमारे वर्क पावर एनर्जी का क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कहता है, वो लैंग्वेज ग्राफिकली क्या कहती है। ठीक है, एक बॉडी है, हमने यहाँ पे बॉडी को ब्लॉक से दिखाया। एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स मतलब इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है, 50 न्यूटन का लग रहा है। ठीक है, इस डिस्प्लेस थ्रू अ डिस्टेंस 10 मीटर। कौन डिस्प्लेस होगा, बॉडी डिस्प्लेस होगी। कितना डिस्टेंस डिस्प्लेस हो रही है बॉडी, 10 मीटर। और ये फोर्स जो 50 न्यूटन लग रहा है वो कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, 60 डिग्री विद द फोर्स। ठीक है, द डिस्प्लेस थ्रू अ डिस्टेंस 10 मीटर इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द फोर्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो है ना, हम इसको फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, इसको हमने फोर्स लगाया F, और ये बॉडी डिस्प्लेस हो रही है। मैं थोड़ी क्वेश्चन की लैंग्वेज टर्न कर देता हूँ। ठीक है, बॉडी एक्टेड अपॉन बाय फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। थोड़ी लैंग्वेज में आसान कर देता हूँ। ऐसा करते हैं, रुको।
A body acted upon by force of 50 Newton making an angle of 60 degree with horizontal and body displaces by by 10 मीटर, ठीक है। और फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स। क्वेश्चन की लैंग्वेज को हमने थोड़ा क्लीन कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। यहाँ पे बोला गया है कि फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन का। कितना एंगल फॉर्म कर रहा है ये फोर्स हॉरिजॉन्टल के साथ? 60 डिग्री। और बॉडी कितना डिस्टेंस डिस्प्लेस हो रही है? बॉडी इज डिस्प्लेस बाय 10 मीटर हॉरिजॉन्टली, ठीक है। मतलब ए पोजीशन से बी पोजीशन हम जा रहे हैं और बॉडी डिस्प्लेस हो गई 10 मीटर। मैंने फोर्स कहाँ लगाया? यहाँ पे। क्या मुझे कोई बता सकता है क्या इस फोर्स के दो अगर हम कंपोनेंट ले लेंगे? पहली चीज़, 2-3 चीज़ें यहाँ से समझ में आती है हमें। ये 60 डिग्री फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पे? 50 न्यूटन का। अगर इसके मैं दो कंपोनेंट लेता हूँ, क्या एक कंपोनेंट इधर आएगा और दूसरा कहाँ आएगा? नीचे आएगा या ऊपर आएगा? इस फोर्स का कंपोनेंट एक यहाँ पे हमने लिया 50 न्यूटन, राइट। तो जहाँ से हम एंगल मेजर करते हैं वो कंपोनेंट क्या होता है? 50 कॉस ऑफ 60 डिग्री। यस, याद आया? दूसरा कंपोनेंट क्या होगा? 50 साइन 60 डिग्री, राइट। देखना क्वेश्चन में बड़ा सिंपल सा पूछा है कि वर्क डन फाइंड आउट करो भाई। जब तुमने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, यहाँ पे खींच रहे हो और बॉडी आगे की तरफ आई बी पोजीशन में, कितना डिस्प्लेस हुआ बॉडी का? 10 मीटर। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैंने फोर्स की वैल्यू मुझे पुट करनी है, क्या मैंने 50 न्यूटन पुट करना चाहिए? क्या मैंने यहाँ पे 50 कॉस 60 डिग्री पुट करना चाहिए? क्या यहाँ पे मैंने 50 साइन 60 डिग्री पुट करना चाहिए? तो ऐसे सवालों में क्या करना होता है, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस डायरेक्शन का फोर्स का कंपोनेंट हमें लेना होता है। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? ये ग्रीन लाइन की डायरेक्शन में हो रहा है। तो इस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में कितना फोर्स लगा होगा? तो हमने यहाँ पे ये डायग्राम निकाली, ये वाली देखते हैं। यहाँ पे हमने फोर्स 50 न्यूटन का 60 डिग्री के एंगल पे लग रहा था, उसके दो कंपोनेंट्स बनाए, 50 कॉस 60 एंड 50 साइन 60। तो ये वाला कंपोनेंट है, वी विल टेक हियर इन द फॉर्मूला, दैट इज 50 कॉस 60 डिग्री इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? 10। अभी सवाल आता है कि सर ये ही कंपोनेंट क्यों लिया? क्योंकि जब हम वर्क डन फाइंड आउट करते हैं, सो वी हैव टू टेक अ कंपोनेंट ऑफ वन क्वांटिटी इन द डायरेक्शन ऑफ अदर क्वांटिटी। मतलब जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो डिस्प्लेसमेंट कौन कर रहा है उस डायरेक्शन में? एक फोर्स, उसका कंपोनेंट जो कि है 50 कॉस 60 डिग्री, वो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। वो हमने लिखा 50 कॉस 60 डिग्री। अभी यहाँ पे फिर डॉट प्रोडक्ट का क्या कनेक्शन है सर, वही समझाने की कोशिश है। लेट अस कंप्लीट दिस फर्स्ट। कोई मुझे बताए कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? हाउ मच इज कॉस 60? 1/√2। नो, कॉस 60 कितना होता है? √3/2। नो, 1/2। 1/2। 1/2। कॉस 60 कितना होता है? 1/2। सो 50 इंटू 1/2 इंटू 10, कितना आंसर आएगा ये? 250, ठीक है। यूनिट क्या होगा इसका? जूल। 250 जूल, ठीक है। क्वेश्चन की समरी देखो, क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है, हम कर क्या रहे हैं वो सुनो। यहाँ पे एक फोर्स लग रहा था 50 न्यूटन का, हम यहाँ पे खींच रहे हैं, ठीक है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ 10 मीटर। तो थोड़ा इसके ऊपर सोचो यार, F इज इक्वल्स टू 50 न्यूटन है, जिसको हमने ब्रेक डाउन किया दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में, ठीक है।
मुझे बताओ अगर ये फोर्स 50 न्यूटन का मैं 60 डिग्री के एंगल पे ना लगाते हुए सीधा सीधा हॉरिजॉन्टली लगा देता F इज इक्वल्स टू 50 न्यूटन, तो ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हो जाता, क्योंकि पूरा का पूरा फोर्स का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पे मुझे बताओ जब अगर फोर्स 50 न्यूटन पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगता तो डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स करते तो हमें वर्क डन मिलेगा, तो वो कितना आता? तो हम देखते हैं कि अगर वो आता 500 जूल। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो मैक्सिमम वर्क डन मिलेगा। अगर फोर्स किसी एंगल पे एक्ट कर रहा है तो उसका एक कंपोनेंट, ये वाला देखो 50 साइन 60 डिग्री, ये तो वेस्ट जा रहा है, इससे कोई वर्क डन नहीं हो रहा है। सो अगर मैं कहूँगा कि वर्क डन बाय दिस कंपोनेंट 50 साइन 60 डिग्री इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी फ्रॉम A to B will be 0. Who is responsible to displace the body from position A to position B? My answer will be the component of force that is 50 cos 60 degree, that is in the direction of displacement. इसीलिए हमने यहाँ पे इस फोर्स को 50 cos 60 लिया है। एक एग्जांपल से समझते हैं, और एक एग्जांपल हम करते हैं। एक एग्जांपल है, एक कूली है, इसके सर पे ना एक लगेज रखी हुई है, ठीक है, ये आगे जा रहा है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ 10 मीटर जा रहा है, ठीक है, 20 न्यूटन का वज़न ढोके ये आगे जा रहा है। मैंने यहाँ पे पूछा वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे कितना होगा? तो हमने देखा कि कूली आगे जा रहा है भाई, कूली तो मेहनत कर रहा है, सो कूली कुछ वर्क डन करेगा इसके ऊपर। लेकिन हमें यहाँ पे पूछा है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका मतलब है कि मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन पता करना पड़ेगा। क्या लगता है ग्रेविटी ऊपर एक्ट होती है या नीचे एक्ट होती है? नीचे। अच्छा, तो ग्रेविटी नीचे एक्ट होती है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है। और ये बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? इन दिस डायरेक्शन। इनके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो अभी सुनो, हमने वर्क डन वेक्टर फॉर्म में लिखा है F डॉट S, लेकिन यहाँ पे तो कोई वेक्टर फॉर्म में क्वांटिटी गिवन नहीं है, तो वेक्टर जो है हमारे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जिनका हमने डॉट प्रोडक्ट लिया है उसको दूसरे फॉर्म में हम लिखा जाता है F S cos थीटा। सो जब हम डॉट प्रोडक्ट को लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में गिवन होगा, तो हम ये जो वाला ऊपर वाला फॉर्म है उसको लेकर हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, जो कि हमने 2 क्वेश्चन पहले किया। यहाँ पे ये यहाँ पे पीछे वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये सभी कैसे थे? वेक्टर फॉर्म में गिवन थे, तो हमने ये डॉट लगा दिया बीच में, ये रूल फॉलो किया। लेकिन जब कभी वेक्टर फॉर्म में क्वेश्चन गिवन नहीं है, स्केलर फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है और हमें पूछा है वर्क डन, तो हमें पता है वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो दूसरा फॉर्मूला यह कहता है कि तुम क्या करो, इनके बीच में कॉस थीटा का एंगल लेकर चलो इन दिस सिचुएशन। अभी यहाँ पे बताओ, ये हमारा था फोर्स बाय ग्रेविटी और ये था डिस्प्लेसमेंट S, इनके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो वर्क डन इन दिस सिचुएशन क्या आएगा? फोर्स बाय ग्रेविटी इंटू S इंटू कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 कितना आएगा बच्चों? कॉस 90 आता है 0, तो इसका आंसर आएगा 0। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज 0। ये हमने इस फॉर्मूला से सॉल्व किया। ये वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आर वेक्टर क्वांटिटी। थोड़ा हम डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। यस बोलो बेटा। फॉर्म्युल्यामध्ये इथं मॉड लावलेला आहे का? मॉड लावलेला म्हणजे मॅग्निट्यूड घेतोय आपण त्याचं। देखो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट की समरी बता रहा हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया, वर्क डन इज इक्वल्स टू F डॉट S, ठीक है।
और एक हमने लिखा W इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। ये हमने यहाँ पे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा है, दिस इज रिटन इन वेक्टर फॉर्म। अगर हमें डॉट प्रोडक्ट कई बार यूज़ करना पड़ता है, कहाँ यूज़ होगा मैं हूँ ना, मैं बताऊँगा आगे, पहले इतना समझो मैं सब क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वेक्टर फॉर्म में होगा तो हम सीधा सीधा पीछे आई डॉट आई देखेंगे, जे डॉट जे देखेंगे। अगर वेक्टर फॉर्म में नहीं है, जैसा कि ये क्वेश्चन में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फोर्स, मतलब कोई दो क्वांटिटीज़ होगी यहाँ पे जिसका हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखेंगे। इन दिस एग्जांपल वो दो वेक्टर क्वांटिटीज़ है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। और ये कॉस थीटा क्या है, एंगल बिटवीन देम। ये क्या है, एंगल बिटवीन देम। ये क्या है, इसका एंगल बिटवीन देम। तो इस प्रकार से हम डॉट प्रोडक्ट को स्केलर फॉर्म से डील करते हैं। आई नो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। इस कन्फ्यूजन को एक सवाल से दूर करता हूँ। अलाउ मी टू टेक वन मोर एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल लेता हूँ, पूरे कन्फ्यूजन दूर कर देगा। एक बॉडी है यहाँ पे, ठीक है। इस बॉडी को मैं फोर्स लगा रहा हूँ, इस बॉडी को मैं फोर्स लगा रहा हूँ यहाँ पे इन दिस डायरेक्शन। लेट्स से कि मैंने एफ फोर्स लगाया इस बॉडी के ऊपर, ठीक है। और मैंने कहा कि ये बॉडी कितना डिस्प्लेस होगी इधर, ये बॉडी जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस होगी। कोई बता सकता है इसका आंसर क्या आएगा? इमेजिन करके देखो। मैं कैमरा ऑन करता हूँ, लेट मी ऑन द कैमरा। ये बॉडी है, ठीक है, मेरे हाथ पे रखी हुई है, थोड़ा ऐसे पकड़ता हूँ, इसको मैं ऐसे ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, तो बॉडी कहीं डिस्प्लेस होगी क्या? बॉडी कहीं डिस्प्लेस होगी? नहीं। तो इसका सिग्निफिकेंस यहाँ पे क्या है सर? देखो यहाँ पे हो गया शेयर, राइट। तो मैंने कहा कि वर्क डन बताओ इन दिस सिचुएशन। हमने कहा कि यहाँ पे तो कोई वर्क डन नहीं होगा, आंसर आएगा जीरो। क्यों जीरो आएगा? सुनो, हमने मान लिया कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है एस। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर ये बॉडी डिस्प्लेस होगी, मान लेते वो एस है। यहाँ पे देखते कि फोर्स ऊपर और डिस्प्लेसमेंट एस, यहाँ पे दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, इनके बीच में एंगल कितना है बेटा? 90 डिग्री। तो वर्क डन क्या कहता है, या डॉट प्रोडक्ट क्या कहता है? तुम क्या करो, एफ एस कॉस थीटा, ये फॉर्मूला लगाओ। हमने लगाया और हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो हमने यहाँ पे पुट किया एफ एस कॉस ऑफ 90 डिग्री। कॉस 90 कितना होता है? 0। एक पॉइंट में नीचे लिखता हूँ, नोट हम करेंगे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज 0। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो कितना आता है? वो आता है 0। सर आप ये क्या बता रहे हो? मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमने यहाँ पे आई डॉट जे को 0 क्यों लिखा था। अभी यहाँ से एक समझ हमें क्रिएट होगी कि आई डॉट जे क्यों 0 लिखा था हमने। डॉट प्रोडक्ट जब हमने ये स्लाइड देखी थी पीछे, ये वाली, हमने यहाँ पे लिखा था आई डॉट जे 0। आई डॉट आई को हमने 1 क्यों लिखा था? आइए देखते हैं और डॉट प्रोडक्ट का कुछ अलग भाग समझने की हम कोशिश करते हैं, फिर इकट्ठा इसे जहाँ जहाँ हमें लगता है कि ये लूप होल है उसे हम कवर करते हैं। आई डॉट आई कैप क्या होता है? मतलब एक्स डायरेक्शन में चलने वाला यूनिट वेक्टर। जे डॉट क्या होता है? वाई डायरेक्शन में चलने वाला यूनिट वेक्टर। मुझे बताओ बेटा, इनके बीच में एंगल कितना है? मानते हो 90 डिग्री है? 90। अच्छा, अगर मैं इनका डॉट प्रोडक्ट लूँ, ठीक है, अगर मैं आई डॉट जे करूँगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ? आई वेक्टर 0। जे वेक्टर कॉस ऑफ
एंगल कितना इनके बीच में 90 डिग्री, तो कॉस 90 कितना होता है 0, सो आई डॉट जे 0 आ जाएगा। सर आई डॉट आई 1 क्यों आया था, ये क्यों बता सकते हो क्या आप? देखो फिर इकट्ठा समझेगा, ठीक है, होल्ड ऑन, यू हैव टू होल्ड योर नर्व। ओके, ये यूनिट वेक्टर है और दूसरा डायरेक्शन है ये। इनका मैं करता हूँ कि मुझे बताओ इनका ना स्केलर मल्टी डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा इनका। तो हमने लिखा आई डॉट आई इज इक्वल्स टू आई डॉट मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ 0 डिग्री। ये बताऊंगा मैं, ये वर्टिकल लाइन क्या निकाली है सबका मीनिंग बता रहा हूँ। मुझे सबसे पहले एक चीज़ बताओ, सब चीज़ें छोड़ दो, मुझे बताओ कॉस 0 कितना होता है, हाउ मच इज कॉस 0? कॉस 0 होता है 1, ठीक है। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट वेक्टर? ऐसा वेक्टर जो दूसरे वेक्टर को डायरेक्शन बताता है। 5j कैप लिखा है मतलब 5 यूनिट इन y डायरेक्शन, मतलब j कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 होता है, ठीक है। सो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब ये यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड मतलब 2 वर्टिकल लाइंस हमने लगाई, मतलब इसकी लेंथ कितनी होती है, इसका मेजरमेंट कितना होता है, वो होता है 1। तो यहाँ पे आई कैप का मैग्नीट्यूड भी 1, दूसरे आई कैप का भी मैग्नीट्यूड 1, इसलिए यहाँ पे जो आई डॉट आई आया है वो हमने लिखा था 1, ठीक है। तो इसको थोड़ा समराइज करते हैं और बैक ट्रेस करते हैं, ठीक है। समरी हम यहाँ पे एक लिखते हैं कि जितना भी मैंने अभी कुछ डॉट प्रोडक्ट के बारे में बताया था उस नॉलेज को एक जगह पे हम गैदर करते हैं, ठीक है। समरी ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। देयर आर 2 वेज, 2 तरीके हमने देखे, 2 वेज टू राइट डॉट प्रोडक्ट। 2 वेज, ये पहला पॉइंट, टू राइट डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। कि मान लेते हैं कि कोई एक सी वेक्टर है जो 2 वेक्टर से बना हुआ है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। एक तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, कोई वेक्टर है उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, या तो वो अगर वेक्टर फॉर्म में नहीं गिवन है, वो सिर्फ नंबर के फॉर्म में गिवन है, तो हम इसको लिखेंगे सी वेक्टर दैट इज द आंसर ऑफ दीज 2 कैन बी रिटन एज ए मैग्नीट्यूड बी एंड कॉस थीटा, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल हमने लिया था, इसका एक एग्जाम्पल लिया था, मैं वहाँ पे पेस्ट करके तुम लोगों को बता देता हूँ। ये वाला देखो, इसको करता हूँ कॉपी और यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं, ठीक है। और एक दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया था इसको समझाने के लिए, वो यहाँ पे था। ये वाला, मतलब जब कभी क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हो तो हम इस तरीके से उनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। एक बार फिर से करके देखते हैं कि इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ, हाउ आई कैन सॉल्व, तो एक समरी भी हो जाएगी। यहाँ पे हमने लिखा 3i कैप प्लस 4j कैप डॉट बी को क्या लिखेंगे 6i कैप प्लस 10j कैप, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट में करना क्या होता है, i को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें पता है i डॉट i का आंसर 1 आता है। i और j को मल्टीप्लाई करके कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसका आंसर 0 ही आता है भाई। तो यहाँ पे 3 इंटू 6 कितना हो जाएगा 80 प्लस 4 इंटू 10 हो जाएगा 40, जिसको हमने लिखना है 58, ठीक है। इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन आया तो इस प्रकार से हम इसे डील करेंगे। अगर नहीं तो यहाँ पे देखा इस क्वेश्चन में कैसे करना है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा था कि वर्क डन निकालो जब बॉडी ए से बी जाएगी, तो वर्क डन तो W लिख देंगे, ठीक है। वो हम लिखेंगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो F कितना था यहाँ पे 50, डिस्प्लेसमेंट कितना 10, उनके बीच का एंगल कितना 60, इसलिए इंटू कॉस 60 किया। हमें वो कितना आंसर मिला था 50 इंटू 10 इंटू 1/2, दैट इज़ ये कितना मिला था हमें 250
So these are the two examples in physics we will come across which we have to solve using dot product. इस प्रकार से ये दो प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे जिसको हमें डॉट प्रोडक्ट से सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। अभी लास्ट बीट हम देखते हैं जहाँ पे हम क्रॉस प्रोडक्ट समझने की कोशिश करेंगे, तो टॉपिक यहाँ ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तर यस, मागचं पेज घ्या ना. मागचं पेज घेतलं ना. तर इथं आपण आय कॅप आणि आय कॅप एकाच डायरेक्शनला दाखवलेत ना नंबर 2 मध्ये. यस, ते अपोजिट असतील तर अपोजिट असतील तर, यस, व्हाट ही इज आस्किंग, देखो बहुत अच्छा सवाल इसने पूछा। एक आई कैप इधर है, एक दूसरा पीछे है, इनके बीच में एंगल कितना बनेगा? 180 डिग्री, ठीक है। तो जब इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हम क्या लिखेंगे? आई कैप का मैग्नीट्यूड, दूसरे आई कैप का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ 180 डिग्री। कोई मुझे बताओ यार, कॉस 180 डिग्री कितना होता है? कॉस 180 डिग्री कितना होता है बच्चों? -1 होता है। दैट आंसर इज -1। तो इसका डॉट प्रोडक्ट आएगा -1 जब दो वेक्टर एग्जैक्टली अपोजिट होंगे। तो इसका आंसर क्या आया? +1। आई बात समझ में कि दो वेक्टर के बीच में एंगल हमें देखना है। 90 डिग्री है तो आंसर आ रहा है 0, पैरेलल है तो आंसर आ रहा है 1, एंटी पैरेलल है तो आंसर आ रहा है -1। ये जब एक एग्जांपल हम देखेंगे वर्क पावर एनर्जी में, वहाँ पे जब गाड़ी को हम ब्रेक लगाते हैं, ठीक है, ब्रेक लगाते मतलब फोर्स पीछे, गाड़ी का डिस्प्लेसमेंट आगे होता है, तो वर्क डन बाय बॉडी विल बी नेगेटिव। तो उस प्रकार के क्वेश्चन को ये कॉन्सेप्ट लगाना ज़रूरी होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और किसी को कुछ पूछना है तो बिंदास्त, बिल्कुल बेझिझक पूछो। सेकेंड टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन हम देखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो लेट्स से कि एक वेक्टर है सी, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने इसको जनरलाइज ABC लेटर से दिखाया। क्रॉस प्रोडक्ट को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, A क्रॉस B, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक एग्जांपल लेते हैं, फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट, फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ A विच इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप। इस बार k कैप भी ले लेते हैं, चलो 4 5k कैप लेते हैं, 5k कैप। एंड दूसरा वेक्टर है b जिसको दिया है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ये लिखते हैं। हमें इनका क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करना है। वैरायटी ऑफ इसके एप्लीकेशंस रहेंगे। पहले हम तरीका देखते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट कभी हमें पूछा जाए तो करने का तरीका क्या होगा, कि क्रॉस प्रोडक्ट को हम करेंगे कैसे, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहो। देखो इसको हम इस प्रकार से करते हैं कि मान लो कि A और B का मल्टीप्लिकेशन है C, ठीक है। A और B को मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिल रहा है? C मिल रहा है, ठीक है। और इनका हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए ना थोड़ा सा यूनिक तरीका होता है ये, जिसको कहते हैं हम डिटर्मिनेंट। मैट्राइसिस कभी नाम सुना होगा, वहाँ पे एक टर्म होती है डिटर्मिनेंट। तो दो वर्टिकल लाइन हम यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ पे पहले लिखते हैं I, यहाँ पे लिखेंगे J, यहाँ पे लिखेंगे K, ठीक है। इसको कहेंगे दिस इज़ द फर्स्ट रो। यहाँ पे एक सेकेंड रो होगी और एक थर्ड रो होगी। सो वी विल राइट 3 रो, दिस इज़ 1, दिस इज़ सेकेंड, दिस इज़ थर्ड। सेकेंड रो में क्या करना है, हमें किसके साथ किसको मल्टीप्लाई करना है? हमें A क्रॉस B करना है। इसको इनटू नहीं कहेंगे, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस इनटू साइन को हम बोलेंगे क्रॉस। जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वही उसको क्या कहेंगे हम? डॉट। तो क्रॉस प्रोडक्ट में सेकेंड रो में A जो लिखा है उसको, उसके कोएफिशिएंट को लिखो। तो A वेक्टर ये है, I कैप का कोएफिशिएंट क्या है? 2, J कैप का कोएफिशिएंट क्या है? 3, K कैप का कोएफिशिएंट क्या है? 5। उसके नीचे लिख दिया, कोएफिशिएंट लिखना है बस, बड़ा सिंपल है। B के कोएफिशिएंट मुझे कोई बताएगा क्या? I कैप का कोएफिशिएंट क्या है B में? 1 J कैप का कोएफिशिएंट क्या है? 1 और K का भी 1 है, ठीक है। अभी देखो इसका तरीका क्या है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। बड़ा यूनिक है, कभी पढ़ा नहीं होगा तुम लोगों ने। जिन्होंने डेमो किया उनको थोड़ा बहुत
पता चल गया होगा कि कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले लिखना आई कैप, ये कैप देना भूल गया इसके ऊपर, आई कैप ये यूनिट वेक्टर लिखा, ब्रैकेट दे देना, यहाँ पे ब्रैकेट दे देंगे, ठीक है। अभी इस ब्रैकेट के अंदर हमें कुछ लिखना है, तो सबसे पहले ना यहाँ पे मैंने एक वर्टिकल लाइन खींची और आई कैप से ही पास होते हुए एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची। मुझे क्या दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, ये 4 नंबर दिखाई पड़ रहे, 3 5 1 1, इनका मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। मतलब मैं 3 इंटू 1 करूँगा, मेरी आवाज़ नहीं आ रही है क्या? आवाज़ तो आ रही होगी, यस मेरी तो ठीक है नेटवर्क। तो ये 3 इंटू 1 करेंगे, सो विल राइट हियर 3 इंटू 1, माइनस साइन देना है बीच में, तो ये चारों बचे थे, मैंने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, अभी इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 5, विल राइट 1 इंटू 5, ठीक है। बीच में माइनस जे कैप लिखेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट माइनस जे कैप लिखना होता है। तो यहाँ पे हम इसको वर्टिकली लाइन ऐसे खींचेंगे, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। अभी क्या एलिमेंट्स बचे, 2 5 1 एंड 1, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 इंटू 1, सो ब्रैकेट में 2 इंटू 1 लिखा, बीच में माइनस देंगे, हमने इसको और इसको कट किया था, ये 4 एलिमेंट्स हमारे बचे थे, इनको मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, बीच में मैंने माइनस साइन लिखा, और अभी लिखेंगे 1 इंटू 5, 1 इंटू 5 प्लस, बाद में प्लस लिखना है, माइनस सिर्फ जे कैप को देना है, आई कैप को प्लस, जे कैप को माइनस साइन, और प्लस लेके हम लिखेंगे अभी के कैप। जब मैं के कैप लिख रहा हूँ तो के कैप से एक वर्टिकल लाइन खींचनी है और के कैप से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है। हमें देखा कि ये 4 एलिमेंट्स बचे, इसको एलिमेंट्स कहते हैं, जो नंबर लिखे उनको एलिमेंट्स कहेंगे। इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है लेफ्ट से राइट में, मतलब यहाँ से यहाँ पहले लिखना है ये 2 इंटू 1, 3 इंटू 1 पहले नहीं लिखना है, 2 इंटू 1 लिखना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2 इंटू 1 माइनस, ये बचे थे हमारे एलिमेंट्स, क्या लिखोगे 3 इंटू 1, सो विल राइट 3 इंटू 1 हियर। तो हमने यहाँ पे देखा, इसको ब्रैकेट को सॉल्व करना अभी आसान होगा। आई कैप अंदर क्या बचा, ये 3 माइनस 5 माइनस ये जे कैप 2 माइनस 5 प्लस ये के कैप 2 माइनस 3। थोड़ी जगह क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, विल मेक इट लिटिल बिट स्मॉल, इसको यहाँ पे ऊपर रखेंगे। सो 3 माइनस 5 कितना होगा, -2, -2, और ये 2 माइनस 5 कितना होगा, -3, और ये माइनस 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 हो जाएगा +5 जे कैप। अभी 2 माइनस 3 इज -1, दिस इज माइनस के कैप। तो हमारा आंसर देखो वेक्टर फॉर्म में आया है, हमारा आंसर जो आया है क्रॉस प्रोडक्ट वो वेक्टर फॉर्म में आया है। अगर थोड़ा पीछे देखते हैं, हमारा डॉट प्रोडक्ट देखो नंबर के फॉर्म में आया था, दोनों तरीके से करके देखा हमने कि डॉट प्रोडक्ट नंबर के फॉर्म में आया है। इसका मतलब क्या है कि डॉट प्रोडक्ट कोई दो नंबर का, दो क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट अगर हम करते हैं तो उसका आंसर स्केलर आता है। मैग्नीट्यूड आया मतलब आंसर क्या है, स्केलर। जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट के तरीके से ये जो तरीका अपना के हम आंसर लाते हैं वो आंसर आई जे के टर्म में आता है, मतलब जो रिजल्टेंट आंसर है वो भी वेक्टर होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टॉर्क इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स। तो फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। और जो टॉर्क होती है, पता नहीं तो अभी से पता कर लो कि ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। मतलब अगर इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो टॉर्क का आंसर आएगा दैट इज नथिंग बट इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर आई जे के। और जब हमने वर्क डन का एग्जांपल लिया था, वर्क डन, पीछे पहली स्लाइड देखो, यहाँ पे आओ, ये देखो ये वाली स्लाइड, डॉट प्रोडक्ट का हमने एग्जांपल लिया था वर्क डन, क्रॉस प्रोडक्ट का हमने एग्जांपल लिया था टॉर्क। ये लास्ट वाला पढ़ो एक बार, वर्क डन विच इज़ कंप्राइज ऑफ टू क्वांटिटीज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और जो आंसर आ रहा है वो कैसा है, स्केलर, मतलब सिर्फ नंबर आएगा। राइट हैंड साइड में देखो पेंसिल की बैटरी खत्म हो गई, सो आई कैन नॉट मार्क हियर। सो वेक्टर इनटू वेक्टर, आंसर क्या आ रहा है, वेक्टर। सो कुछ मल्टीप्लिकेशन हमें डॉट प्रोडक्ट के तरीके से करने पड़ते हैं, कुछ मल्टीप्लिकेशन हमें क्रॉस प्रोडक्ट के तरीके से करने पड़ते हैं।
फिर बच्चे पूछेंगे सर हमने वर्क डन को क्रॉस प्रोडक्ट किया तो, वर्क डन को हमने क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में किया तो नहीं चलेगा, क्योंकि जो स्केलर क्वांटिटी बनती है उनके लिए डॉट प्रोडक्ट ही यूज़ करना होता है। वैसा ही क्यों करना पड़ता है, ये तो हमारे कन्वीनियंट के लिए हमें मैथ्स निकाला है ना, हमने वेक्टर हमारे कन्वीनियंट के निकाला है ताकि वो हमें फिजिक्स के अंदर हेल्प करे। तो वो क्या हेल्प कर रहा है कि दो वेक्टर क्वांटिटी का आंसर अगर स्केलर आता है तो मुझे डॉट प्रोडक्ट यूज़ करना है, वहीं से हमें ठीक ठीक करेक्ट आंसर मिलेगा। और जो वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने के बाद भी वेक्टर क्वांटिटी आंसर आता है, मतलब वहाँ पे मुझे क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ करना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने ये डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट को कुछ हद तक नए नवीले कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की। कल छुट्टी होगी, कल कोई क्लास नहीं होगी, हम मंडे को मिलेंगे। मंडे को हुई डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट को हम और थोड़ा सा ग्राइंड करेंगे, इसके ऊपर थोड़ी क्लैरिटी एनलाइटन होने की कोशिश करेंगे दोनों प्रोडक्ट के अंदर, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। और ओवरऑल हम रिवीजन भी करेंगे और साथ ही साथ जो डीपीपी हमने दिया है, ग्रुप के ऊपर सेंड किया है, उसे भी हम सॉल्व करेंगे ऑन मंडे। एग्ज़ाम संडे की हम थर्सडे को पोस्टपोन करेंगे, तो उसका इफ़ेक्ट अच्छा होगा। इफ़ आई टेक द एग्ज़ाम ऑन टुमारो, उसका इम्पैक्ट, उसका पर्पस फुलफिल नहीं होगा। सो देर विल बी नो एग्ज़ाम ऑन दिस संडे, और वी कैन से जो संडे की एग्ज़ाम है हम थर्सडे को शिफ्ट कर रहे हैं। ओके बच्चों, सो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच, विल मीट ऑन मंडे। कल संडे है।